नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 22 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 22 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अरनी विश्वविद्यालय स्थित है, कि अरनी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट दिस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो अरनी विश्वविद्यालय इंदौरा में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ अन्य विश्वविद्यालय की, ये इंदौरा कांगड़ा में स्थित है। उसी प्रकार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जिसको हम एचपीयू कहते हैं, एचपीयू जो है वो शिमला समर हिल में स्थित है। एसपीयू कहाँ पर है, तो एसपीयू जो है ये मंडी में है। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये धर्मशाला में है। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय बहुत बार ये टेट परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई है। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये सोलन नौनी में स्थित है। उसी प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में आता है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत बार पूछी गई है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये वाथू उन्ना में स्थित है। और आपकी जेपी यूनिवर्सिटी होगी, भारा यूनिवर्सिटी होगी, ये दोनों की दोनों वाखना घाट में स्थित है। और श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो श्री साई यूनिवर्सिटी जो है पालमपुर में है। ये थी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, घानवी 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। और अगर आपने अभी तक टेट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप उन फॉर्म को अब भरना शुरू कर दें, क्योंकि 18 अक्टूबर जो है टेट की लास्ट डेट है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारी जो फीस है वो 499 मंथ है। पूरा जो हमारा कोर्स है वो एलटी का 1000 रुपये है, टीजीटी आर्ट्स का 1500 है। उसमें भी अगर आप जो है इतने पैसे जो है वो नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देके उसमें भी आपको कम कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी को ये कम होगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है, जो कि बीपीएल फैमिली में आता है। तो मैं कर रहा था बात घानवी 2 जल विद्युत परियोजना की। तो जो घानवी 2 जल विद्युत परियोजना है ये जो है वो सतलुज नदी पे, किस नदी पे बनी है, सतलुज नदी पे बनी है। कितने मेगावाट की है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि घानवी 2 जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, 10 मेगावाट की है। इसको एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है घानवी 2 जल विद्युत परियोजना को। देखिए, अगर घानवी 2 है तो घानवी 1 भी होगी। अगर मैं घानवी 1 जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ तो घानवी 1 जल विद्युत परियोजना 22.5 मेगावाट की है और इसको भी एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये भी सतलुज नदी पर ही निर्मित है। उसी प्रकार और भी बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो थोड़ी बहुत देख लेते हैं। जैसे धमवारी सुंडा परियोजना, 70 मेगावाट की है, यमुना नदी पे बनी है। गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, और वो कौन सी है, गिरी परियोजना है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है, गिरी नदी पर है। ये 60 मेगावाट की है गिरी परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको याद रखनी है। उसी प्रकार भाखड़ा डैम परियोजना जो कि सतलुज नदी पर है, जिसको एग्जीक्यूट जो करता है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करता है इसको, भाखड़ा डैम परियोजना को, ये भी आपने याद रखना है। कोल डैम परियोजना बिलासपुर में है, भाखड़ा डैम परियोजना भी बिलासपुर में ही स्थित है। अगली क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है वहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो अगर मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की टोटल 68 सीटें, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो कांगड़ा जिले में ही स्थित है। कितनी है भैया, 15 सीटें, अकेले 15 सीटें 68 में से कहाँ पे है, 15 जो है वो कहाँ पे है, कांगड़ा में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करता हूँ तो 68 तो भैया कहाँ पे है आपके टोटल है हिमाचल में, 15 कांगड़ा में है, 10 कहाँ पे है, मंडी में है, 8 शिमला में है। तो दूसरे नंबर पे मंडी में, तीसरे नंबर पे शिमला। अब 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। कौन कौन से ये 5 जिले हैं, तो इन 5 जिलों के जो नाम है सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा और हमीरपुर। ये आपको याद रखना है कि 5 जिले ऐसे जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। और 4-4 कहाँ पर है, तो बिलासपुर और कुल्लू, यहाँ पे 4-4 है। और 1-1 कहाँ पे है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में विधानसभा सीटों की संख्या 1-1 है। टोटल तो 68 है। उसमें से आरक्षित रिजर्व कितनी है, तो रिजर्व 20 है, जिसमें से 17 एससी की है, एसटी की कितनी है भैया, 3 है।
तो दोनों बातें आपको याद रखनी। तो ये था विधानसभा सीटों के बारे में जो मैंने डिटेल से आपको बताया। लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। तो संसद की कितनी सीटें टोटल? 7। तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 4 + 3 7, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद के हिस्से है, भाग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बलय घाटी स्थित है? तो अगर मैं बलय घाटी की बात करता हूँ तो वलय घाटी जो है ये किन्नौर, कहाँ पे है? वलय घाटी, सॉरी, मंडी में स्थित है वलय घाटी। और वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है। वलय घाटी क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है, मंडी जिले में स्थित है। ये आपको पता चल गया। अगर मैं आपको यहाँ से और कुछ बताना चाहता हूँ, मंडी में ही इमला बिमला घाटी भी है, मंडी में ही सिकंदर धार भी स्थित है, तो ये गोगड़ धार भी है। और गुमा और दरग नमक की खाने भी कहाँ पे है? मंडी में ही है। अगर मैं कुछ और घाटियों की बात करता हूँ, जैसे कि बसपा घाटी, बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे? किन्नौर जिले में स्थित है। पब्बर घाटी कहाँ पे है? पब्बर घाटी को रोडू घाटी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये आपके शिमला जिले में है। कुनिहार घाटी और दून घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनिहार घाटी और दून घाटी सोलन जिले में स्थित है। सैपरून घाटी कहाँ पे है? सैपरून घाटी भी सोलन में ही है। उसी प्रकार क्यारदा दून घाटी, जिसको पोंटा घाटी भी कहा जाता है, ये सिरमौर जिले में स्थित है। चंबा घाटी कहाँ पे है? और अगर मैं चंबा घाटी की बात करता हूँ तो इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये चंबा में स्थित है, दूध एवं शहद की घाटी। स्वां घाटी, स्वां घाटी जो है वो उन्ना में है। स्वां वैली भी है, स्वां नदी भी है। स्वां नदी को तो उन्ना का शोक भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पट्टन घाटी कहाँ पे? तो पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में है। चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में, भागा घाटी लाहौल स्पीति में है। आगे यहाँ से मैं डिटेल से कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ। अगली क्वेश्चन की ही बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील अवस्थित है? तो अगर बात करते हैं सूरजताल लेक की, तो सूरजताल लेक जो है ये कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में एक है सूरजताल झील। और कौन कौन से जिले लाहौल स्पीति में? क्योंकि सूरजताल ही हमेशा परीक्षाओं में आने वाली नहीं है। सूरजताल झील लाहौल स्पीति में है, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में है, आपकी विशालताल झील लाहौल स्पीति में, दीपक ताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में, यूनामसू झील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लाहौल स्पीति में। ऑप्शन में तो बिलासपुर भी दिया है। बिलासपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो बिलासपुर में आप खुद ही बताएंगे। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन सी है? गुरु गोविंद सिंह जी झील। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो झील है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, बिलासपुर जिले में स्थित है। भाखड़ा डैम के ऊपर बनाई गई है। किन्नौर में 2 झीलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाको झील और सोरंग। नाको तो भैया जो स्केटिंग है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो नाको और सोरंग झील दोनों की दोनों जो है वो कहाँ पे है? किन्नौर जिले में अवस्थित है। देखिए, आपको अधिक से अधिक चीज़ों को याद करना है। उसी प्रकार ऑप्शन में हमीरपुर भी है। अगर मैं हमीरपुर की ही बात करता हूँ तो हमीरपुर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लेक नहीं है जो परीक्षाओं में आती है। हमीरपुर की बात करता हूँ, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, हमीरपुर की एक परियोजना बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। धौला सीधा जल विद्युत परियोजना जो है वो 66 मेगावाट की है और ये हमीरपुर में है। उसी प्रकार गसोता मेला एक लगता है, और गसोता जो मेला है वो कहाँ लगता है? हमीरपुर में लगता है। बाबा बालक नाथ जी का मेला और बाबा बालक नाथ जी का कॉलेज भी हमीरपुर में है। होली, हमीरपुर के सुजानपुर की जो होली है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी की बात करना लाजमी हो जाता है। अगर मैं मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि आपकी रिवाल्सर हो गया, रिवाल्सर झील मंडी में है। आपकी पराशर हो गया, पराशर झील मंडी में है। पराशर के बाद भैया पंडो झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील भी है। आपकी क्लासर कौन सी हो गई भैया? क्लासर झील हो गया, आपका कुंतब्योग झील हो गया, आपका कुमारवा झील हो गया। तो ये सारी की सारी मंडी में है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो सिरमौर जिले में है, जो कि रेणुका झील है। नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, सिरमौर जिले में रेणुका झील। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम सेना प्रमुख कौन था? हिमाचल प्रदेश के अगर प्रथम सेना प्रमुख की बात की जाए तो वो कौन थे? तो प्रथम सेना प्रमुख जो थे हिमाचल प्रदेश से वो थे बीएन शर्मा। जनरल वीएन शर्मा हिमाचल प्रदेश के प्रथम सेना प्रमुख थे। और परमवीर चक्र किस किस को हिमाचल प्रदेश में मिला है? तो देखिए, परमवीर चक्र जो मिला है वो देखिए सोमनाथ शर्मा जो कि कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। धन सिंह थापा 1962 में इन्होंने इंडो चाइना वॉर में अपना हिस्सा लिया था, इनको भी परमवीर चक्र मिला था। मेजर विक्रम बत्रा को, कैप्टन विक्रम बत्रा भी कह सकते हैं, इनको भी 1999 में जो है वो परमवीर चक्र मिला था। राइफलमैन संजय कुमार, इन्होंने भी ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया था, इनको भी जो है वो क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। तो मैंने 4-5 नाम बताए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा,
विक्रम बत्रा और संजय कुमार, इनके द्वारा जो है वो इनको जो है वो परमवीर चक्र मिल चुका है, जो कि वीरता का हमारे भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हिमाचल रियासती राज्य ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का भैया साथ देने से मना कर दिया था कि हम आपका साथ नहीं देंगे? तो वो थे भैया बुशैर रियासत। बुशैर रियासत ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की जो क्रांति आई थी, उस समय बुशैर रियासत ने जो है मना कर दिया था। कौन से राजा थे बुशैर रियासत के? राजा भी पूछे जा सकते हैं, तो राजा थे शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ने मना कर दिया था कि हम जो है अंग्रेजों का साथ नहीं देते। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बुशैर रियासत के बारे में अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो बुशैर रियासत की जो स्थापना है वो राजा प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। और बुशैर रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था कहरी सिंह। कहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुशैर रियासत के किस राजा को कहरी सिंह के नाम से जाना जाता था? तो इनको कहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। और कहरी सिंह को ही मुगल बादशाह औरंगजेब, क्या नाम था भैया? मुगल राजा औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो थे इसके बुशैर रियासत के होते पद्म सिंह। ये जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रम आदित्य सिंह जी, ये भी कहाँ के भैया? तो ये भी बुशैर रियासत से ही है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो पद्म सिंह अंतिम शासक थे। 1952 में हिमाचल के लिए गठित विधानसभा में कितने सदस्य थे? 1952 में जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बैठती है तो उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 36। कितनी थी भैया? 36 सदस्य थे। ये आपको याद रखना है, 36 मेंबर टोटल थे। और पहले सीएम कौन थे हिमाचल प्रदेश के? जब विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश में, पहली सरकार बनी थी, तो पहले सीएम थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और पहले चीफ कमिश्नर, अगर मैं पहले चीफ कमिश्नर की बात करता हूँ तो पहले चीफ कमिश्नर बने थे एनसी मेहता। एनसी मेहता जी पहले चीफ कमिश्नर बने थे। और हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था? तो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। जब गठन हिमाचल का होता है तो गठन होता है 4 जिलों के साथ। ये 4 जिले कौन कौन से थे? सिरमौर, महासू, चंबा और मंडी। याद रखना है भैया, सिरमौर, महासू, चंबा, मंडी 4 जिले थे जब सिरमौर का गठन होता है। 1951 में ये बनता है गौ श्रेणी का राज्य पारसी, जिसको अंग्रेजी भाषा वाले बोलते हैं। उसी प्रकार फिर क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि 1956 में क्या बन जाता है? यूटी बन जाता है, केंद्र यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 1954 में पारसी राज्य में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है। और 1960 में 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल का 6ठा जिला बनता है। तो और विशाल हिमाचल का निर्माण भी पूछा जाता है, ये हुआ था 1966 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया शहर कौन सा था? कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो पहला शहर खोजा था, और ये स्लाइड मैंने किसी पिछले पार्ट में आपको करा दी है, तो इस स्लाइड को आप पिछले पार्ट में देख ले, है ना। तो ये सारी की सारी स्लाइड जो है मैंने करवा दी है, तो मैं इसको दोबारा नहीं करवाना चाहता, समय का अभाव है। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विधायी शक्तियाँ निहित होती है वो किस में होती है? विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में। विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में, ये आपको याद रखना है। संसद की जो बात है वो आर्टिकल 79 में की गई है। संसद के आगे 3 पार्ट है। संसद की तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तीनों के बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधायी शक्तियाँ निहित होती है, संसद के पास होती है, इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 62 वर्ष होती है। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। तो इनके बारे में, क्योंकि ये सेम स्लाइड ये भी मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी इसके आंसर तभी बता। अब भैया आज जो मैंने आपके बीच क्वेश्चन लाए हैं वो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, और ये लेवल के क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है कि कर संरचना के पुनर्गठन से मॉडरेट संबंधित है। देखिए, जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसका जो पुनर्गठन है वो उससे संबंधित है। मॉडरेट किससे संबंधित है? अगर मॉडरेट की बात करूँ तो जो मॉडरेट संबंधित है वो उत्पाद शुल्क से संबंधित। ये मॉडरेट जो बना था ये एक वैट है, वैट का मॉडिफाइड रूप है। वैट का मॉडिफाइड रूप ही है मॉडरेट। आपको मैं मॉडरेट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से ये संबंधित है भैया, ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगर मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँ कि जो ये वैट है, वैट का पहले पूरा नाम क्या है? वैट का पूरा नाम जो है वो है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स वैट का पूरा नाम है। अगर मैं बात करता हूँ
मॉड, मॉड अलग बना है, मॉड का क्या नाम है, मॉड के पीछे वैट लग गया, तो मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, तो याद रखना मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स इसका पूरा नाम है। तो मॉड से मतलब था मॉडिफाइड, मॉड से क्या बना इन्होंने मॉडिफाइड, तो इसका नाम क्या क्या रख दिया इन्होंने, मॉड से बना मॉडिफाइड, और वैट का जो अर्थ है वो है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, तो मॉडिफाइड का मॉड वैट का पूरा नाम है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, ये आपने याद रखना है। और ये जो इसको जो इनोग्रेट किया जाता है वो 1986 में मॉडवेट आता है, तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय, स्फीति को नियंत्रण किया जाता है अतिरिक्त बजट द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है, कराधान को बढ़ाकर भी किया जा सकता है, सार्वजनिक खर्चे में कमी करके भी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सभी। तो स्फीति को कम किया जा सकता है अगर हम अतिरिक्त बजट के द्वारा भी किया जा सकता है भैया, कराधान को बढ़ाकर भी किया जा सकता है, और सार्वजनिक खर्च में कमी करके भी किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट उद्यम क्षेत्र है। देखिए भिलाई स्टील प्लांट की जब भी बात होती है, तो अगर भिलाई स्टील प्लांट की बात की जाए तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये एक निजी क्षेत्र का, किस प्रकार का एक जो ये क्षेत्र है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया था। स्फीति का अर्थ क्या होता है, स्फीति होती है जब जनरल चीज़ में प्राइस में राइज होता है, जब जनरल चीज़ों में जो है वो प्राइस में राइज होता है तो उसको ही स्फीति कहेंगे, ये भी आपको याद रखना, पूछा गया था परीक्षा, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था कि विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जब भारत 1947 में विभाजन होता है पाकिस्तान के साथ, तो जूट और कपास का जो उद्यम क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करता है सेबी। सेबी का पूरा नाम क्या है, तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा नाम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना, और सेबी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, सेबी का हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, मुंबई में है। सेबी का जो अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूँ तो महाबीपुरी बच, तो मधाबीपुरी बच जो है वो क्या थी, सेबी की चेयरपर्सन थी। यहाँ पर एसबीआई की बारे में बात करता हूँ तो एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में। आईआरडीएआई क्या है, आईआरडीएआई की बात करता हूँ तो इसका पूरा नाम भी फुल फॉर्म टेट परीक्षाओं में भैया आ सकती है। आईआरडीएआई का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जो अपना IRDAI है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, इन तीनों का तो कहाँ पे, मुंबई में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो ये ईडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हैदराबाद में है उसका। भिलाई स्टील प्लांट उद्यम है, वापस आते हैं जो हम पुराना क्वेश्चन पढ़ रहे थे भैया, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्गम है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट। किसकी सहायता से भारतीय सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट को बनाया था, तो रशिया की सहायता से बनाया था भिलाई स्टील प्लांट को, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार बहुत सारे स्टील प्लांट भारत में है, लेकिन सारे नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। राउरकेला स्टील प्लांट, केला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। सेल भैया, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ सेल की, SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए, ये सेल का पूरा नाम है। और सेल की स्थापना कब हुई, तो सेल की स्थापना हुई थी 1954 में, और सेल का हेडक्वार्टर है दिल्ली। कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में है सेल का हेडक्वार्टर। तो आपको हर एक चीज़ को याद रखना है, हर एक चीज़ आपके लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो जो पृथ्वी की सतह है यहाँ पे जो सूर्य तपन का जो प्राप्त होता है वो 51% प्राप्त होता है। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बीच में आ गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो आखिरी क्वेश्चन आज के, कि कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन की विशेषता नहीं है। भारत की अगर आर्थिक नियोजन की विशेषता नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब टेट परीक्षा में आते हैं तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ इनके आंसर पता होने चाहिए। तो भारत के जो आर्थिक नियोजन की जो विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग,
तो मुझे लगता है कि अत्यावश्यक प्रकार के जो आयोजन हैं वो जो है वो आर्थिक नियोजन की विशेषता में नहीं आते हैं। देखिए, सीमित केंद्रीकरण आएगा, लोकतांत्रिक हल आएगा, निर्देशक प्रकार का आयोजन आएगा, ये सभी आएंगे, लेकिन जो अत्यावश्यक प्रकार का आयोजन है वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, श्रम कल्याण में सम्मिलित नहीं है। अगर बात करूँ मैं श्रम कल्याण की, हिमाचल प्रदेश में भी एक लेबर ब्यूरो का ऑफिस है, वो जो कि शिमला में है, क्योंकि शिमला में ही मैक्सिमम ऑफिस है। तो वो कहाँ पे है? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपकी जो श्रम कल्याण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित क्या नहीं होगा? तो देखिए, नौकरी में शीघ्र पदोन्नति, नौकरी की जो शीघ्र पदोन्नति है वो इसमें जो है वो क्या नहीं होगी भैया, वो क्या नहीं होगी, वो शायद इसमें सम्मिलित नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो क्योंकि इसमें जो है वो क्या है, आप जो अपने लेबर के ऊपर जो है बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि जो एक ऑनर है वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका शोषण नहीं कर सकता, तो नौकरी में शीघ्र पदोन्नति जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें और ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इसकी फ़ीस भैया नामात्र है ना। फ़ीस जो है वो 1500 है। अगर आपको कोई सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसमें भी हम आपको जो है छूट देने के लिए तैयार है, और पर मंथ इसकी फ़ीस 500 रुपये है, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है भैया। तो हर हर महादेव, जय हिमाचल, जय भारत, हर हर महादेव, शंभो।